हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे 20 अगस्त को जो आपका सीटेट एग्जाम लगा हुआ है उसको टारगेट करते हुए बाल विकास के 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जिनको डिस्कस करेंगे। एक से बढ़कर के एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए समझते हैं। समय बहुत कम है, फटाफट रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेवलपमेंट है यानी कि विकास क्या है? एक अनिरंतर प्रक्रिया है? नहीं, विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। विकास एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। जी हाँ, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे डेवलपमेंट पर एटमॉस्फेयर का पूरा प्रभाव पड़ता है। वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत नहीं। वातावरण के साथ साथ व्यक्तिगत कारक भी चलेंगे। तो इस तरीके से जो ऑप्शन आपका बी है वह सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो विकास है वह एक क्रमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक क्रमिक प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? कौन है जिसका, जो एटमॉस्फेयर की बात हो रही है यहाँ पे, वातावरणीय कारक कौन हो जाएगा? वंशाणु, ये वातावरणीय कारक नहीं है। हेरिडिटी वातावरणीय नहीं है। मैच्योरेशन भी वातावरणीय कारक नहीं है। वातावरणीय कारक है विद्यालय। ठीक है, बालक के डेवलपमेंट पर विद्यालय का पूरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें तो जो टीचर्स हैं उनके व्यवहार का भी बालकों के डेवलपमेंट पर सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरीके से प्रभाव पड़ सकता है। उसके साथ साथ क्लास में जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसके साथ बच्चा एक्टिविटी करके अपने नॉलेज को भी डेवलप कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो प्रतिभा होगी उसके डेवलपमेंट के अवसर मिलेंगे उसको। ठीक है, और इसी तरीके से जो विद्यालय होता है इसको समाज का छोटा रूप कहा गया है, लघु रूप कहा गया है। यहाँ से बच्चे का जो है उसके डेवलपमेंट पर पूरा प्रभाव पड़ता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और मुख्य घटक है? इसमें जनसंचार है, सांस्कृतिक प्रचलन है, विद्यालय है, ये इसमें से या फिर परिवार है। कौन सा समाजीकरण का, सोशलाइजेशन का प्राथमिक और मुख्य घटक पूछा गया है? तो आपका जो परिवार है वह बालक के समाजीकरण का प्राथमिक और मुख्य घटक माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा अपने परिवार में ही समाज के तौर तरीके अपने परिवार से ही सीखता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। फास्ट तरीके से रिवीजन करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं, क्या कहा गया है? किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती? जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती हैं, उसकी मुख्य और प्राथमिक माध्यम होती हैं। किस चरण की बात हो रही है? तो वह आपका संवेदी गामक अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? संवेदी गामक अवस्था होती है। संवेदी गामक चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं। आपको बताते चलें, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो संवेदी गामक अवस्था होती है यह जन्म से 2 वर्ष की होती है और इस अवस्था को पियाजे ने 6 उपावस्थाओं में विभाजित किया है। ये जो अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष की होती है। इसको पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें 6 उप अवस्थाओं में जो पहली उप अवस्था है वह जन्म से 30 दिन की होती है, जो दूसरी है वह 1 महीने से 4 महीने की होती है, जो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। जो तीसरी उप अवस्था है वह आपकी 4 से 6 महीने की होती है, 3 हो गई। और जो चौथी उप अवस्था है वह 8 से लेकर के 12 महीने की होती है, फिर 12 से 18 महीने की होती है और फिर 18 से 24 महीने की उपावस्था होती है। कितनी हो गई? 0 से 30, फिर 1 से 4, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ 6 उपावस्थाएं हो गई। समझ में आई बात? जो संवेदी गामक अवस्था है 0 से 2 वर्ष की, उसको पियाजे ने 6 उपावस्थाओं में बांटा है। पहली उपावस्था 0 से 30 दिन की, दूसरी उपावस्था 1 से 4 महीने की, फिर 4 से 6 महीने की, उसके बाद 8 से 12 महीने की, फिर 12 से 18 महीने की और उसके बाद 18 से 24 महीने की उपावस्था बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो आपका ए था वह राइट हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार
नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूद स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मान लीजिए जैसे बच्चे ने क्या किया, पहले उसने कुत्ता देखा, ओके, कुत्ता देखा, मान लीजिए पहले उसने ब्लैक डॉग देखा तो उसको बता दिया गया कि बेटा ये डॉग है, ठीक है। फिर उसने एक छोटा सा व्हाइट डॉग देखा, फिर उसने सोचा यार ये कौन सा जानवर है। फिर देखा कि इसके भी 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, पूंछ है, ये भी भौंक रहा है, यानी कि ये भी डॉग है, ठीक है। ये हो गया आत्मसातकरण। अब उसके बाद आगे इसका सेकंड स्टेप होता है जिसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वह आपका होता है अकोमोडेशन। अब जब बच्चे ने मान लीजिए बिल्ली देखी, क्या देखी बच्चे ने, बिल्ली देखी, और बिल्ली को देखकर कह रहा यार ये भी तो कुत्ता है। फिर जब उसने देखा कि नहीं, कान इसके भी हैं, आंखें इसकी भी हैं, पूंछ इसकी भी है, लेकिन जो डॉग था वो भौंक रहा था, लेकिन ये तो म्याऊं म्याऊं कर रही है, इसका मतलब है कि ये दूसरा जानवर है, ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। इसको क्या कहते हैं, उसने क्या किया, उसके दिमाग में जो भी स्कीमा बना हुआ था अब उसने उसमें बदलाव कर लिया और समझ गया कि यह बिल्ली है, यानी कि इसको हम समायोजन कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कॉन्सेप्ट है वह किसने प्रतिपादित किया था। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वह आपके लेवाइगोस्की ने दिया है, लेकिन ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है, आइए इसको थोड़ा डीप से समझते हैं। देखिए वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की ने दिए। एक तो इन्होंने ZPD दिया, जिसको हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कह रहे हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है। दूसरा इन्होंने पाड़ या ढांचा, इसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये कह रहा है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की ने दिया, लेकिन समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है। देखिए बालकों में जो परफॉर्मेंस क्षमता होती है वो सीमित होती है, बालक जितनी परफॉर्मेंस कर सकता है वो लिमिटेड होती है, ऐसा कहा गया है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग उस बच्चे की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, बालक की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। बालकों की सीमित क्षमता को बढ़ाने के इस कॉन्सेप्ट को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र नाम दिया। क्या आप समझ गए, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कहते हैं कि जैसे बालक की जो क्षमता है, बालक कितनी परफॉर्मेंस कर सकता है वो सीमित है, लेकिन उसकी हेल्प करके हम उसकी इस परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, यही समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। इनके अकॉर्डिंग किसी कुशल या वयस्क साथी की सहायता से बालक के जो भी उसकी अचीवमेंट है, जो भी उसकी परफॉर्मेंस है, उस क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। बालक द्वारा बिना सहायता के किए जाने वाले कार्य और कुशल वयस्क की सहायता से किए जाने वाले कार्य के बीच जो अंतर होता है वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। देखिए जैसा कि यहाँ पे इस चित्र में आप देखिए जैसे ये जो ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट वो है जहां बच्चा काम सेल्फ कर सकता है, अपने आप काम कर सकता है। येलो ये जो एरिया है, ये वो एरिया है जहां बच्चा दूसरे की मदद से काम कर सकता है। ये जो व्हाइट एरिया है, ये वो एरिया है जहां बच्चा काम बिल्कुल नहीं कर सकता। अब ये जो व्हाइट एरिया है और ग्रीन एरिया है, इसके बीच का ये जो अंतर येलो कलर का है, यही समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा दूसरे की हेल्प से काम कर सकता है। यहाँ ग्रीन एरिया में तो खुद कर रहा है, व्हाइट एरिया में बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसको हेल्प की जाती है, ठीक है, इस येलो एरिया में आकर के, देन बच्चा काम अपने आप, देन बच्चा काम कर सकता है, दूसरे की हेल्प से बच्चा काम कर सकता है। यही समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, यानी कि इस व्हाइट एरिया और ग्रीन एरिया के बीच का ये जो एरिया है, ये जो अंतर है, ये जो डिफरेंस है, यही आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, यही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन कहता है लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए कितने चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था। 4, 6, 8, 10। तो आपको बताते चलें कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, उन्होंने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए 3 तो उन्होंने लेवल बताए थे। लेवल कितने बताए? 3 लेवल बताए और 6 स्टेज बताई। स्टेज कितनी बताई? 6 स्टेज बताई, यानी कि चरण 6 हैं, स्तर 3 हैं। यहाँ पे पूछ रहा हमसे चरण, तो हम ऑप्शन नंबर किसके साथ में जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ में चले जाएंगे। 6 चरणों का क्रम उन्होंने प्रतिपादित किया था। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से
कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या हम बच्चों में समस्या समाधान नहीं बढ़ाएं? हम क्यों नहीं बढ़ाएं बच्चों को? हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों नहीं सिखाएं? ठीक है, ये तो बात गलत है, ये बढ़ाना चाहिए। निर्देशित खोज, क्या उनको गाइडेड डिस्कवरिंग नहीं सिखानी चाहिए? बिल्कुल सिखानी चाहिए। सहयोगी अनुमान, व्हाई नॉट? एसोसिएटिव इंटरफेरिंग जो है, यह जो घटक है इसको बच्चों के अंदर प्रमोट करना चाहिए। पूछ रहा है कौन सा नहीं करना चाहिए, तो हम बच्चों के अंदर रटने की जो क्षमता है वो नहीं इंक्रीज करेंगे, यानी कि हम जो बच्चों के अंदर रोट मेमोराइजिंग है उसको प्रमोट नहीं करेंगे, रटने पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हम बच्चे को ये सिखाएंगे कि समस्या को समाधान कैसे करना है, निर्देशित खोज कैसे करनी है, या खुद करके कैसे सीखना है ना, चीज़ों को समझना कैसे है, कॉन्सेप्ट को समझना कैसे है, उसको कैसे अपने मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करना है, स्टे रखना है। ठीक है, लेकिन हम बच्चे के ऊपर जो रोट लर्निंग है उस पर जोर नहीं देंगे, कंठस्थ जो स्मरण है उस पर जोर नहीं देंगे। पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल्स over females in textbooks is an example of gender bias, gender equity, gender equality या फिर neutrality। तो जब हम किसी एक लिंग की तरफ झुक जाते हैं उसे जेंडर बायस कहा जाता है। किसी एक लिंग की तरफ पूरी तरीके से झुकना जेंडर बायस कहलाता है, जेंडर पूर्वाग्रह कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक शिक्षक या शिक्षिका को यानी कि एक टीचर को क्या करना चाहिए? पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। जब आप पढ़ा रहे हो तो बच्चा किस स्तर से किस गति से सीख रहा है इस पर ध्यान देना चाहिए, या पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा करना चाहिए? देखिए, आप टीचर हैं, ठीक है, और बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जहां भी आपको ये दिखे ऑप्शन में कि जो इग्नोरिंग वर्ड है, जो अनदेखा वर्ड है, ये आप कभी नहीं करेंगे, ये ऑप्शन तुरंत काट देना। केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थी की गति पर ध्यान देंगे। दूसरी बात, जो ओनली है, ये आपके टेट सीटेट में बहुत निगेटिव वर्ड है, जहां ओनली दिखे उस ऑप्शन को भी आप तुरंत काट देना। ओके, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अगला क्वेश्चन है, फिर इग्नोरिंग आ गया। पहले ही वर्ड क्या लिखा है? इग्नोर। हम इग्नोर कहीं भी किसी भी कंडीशन में नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के सीखने की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखी नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि उनको हम व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उनको समानता देंगे, उस पर ध्यान देंगे। तो ऑप्शन आपका राइट क्या होता है? एक टीचर को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की जो गति है उस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा किस गति से सीख रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ाते जा रहे हैं और बच्चा उस गति से नहीं सीख पा रहा है जिस गति से हम पढ़ाते चले जा रहे हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है गलत शब्द जोड़ देना। क्या क्वेश्चन कहता है? गलत शब्द जोड़ देना, शब्दों को अनियमित रूप से बदल देना, छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के सीक्वेंस को इधर उधर कर देना, ये सभी किसके संकेत हैं? तो जब बच्चा इतनी गलतियां कर रहा है, गलत शब्द जोड़ रहा है और वाक्यों के बीच में शब्दों को छोड़ देता है, इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चे को कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको अधिगम्य समस्या है, बच्चा सीख नहीं पा रहा है। जो ये क्या होगा? ये लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है, उसको डिसलेक्सिया हो, डिस्कैल्कुलिया हो, डिस्ग्राफिया हो, है ना कोई लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे को है जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, 12 जनवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है स्वलीनता। क्या कह रहा है? स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं? ऐसे स्टूडेंट्स जो विद ऑटिज्म टिपिकली डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है, किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं? जो बालक विद्यार्थी विशिष्ट जो विद्यार्थी हैं, जो बालक हैं, वह स्वलीनता से ग्रसित हैं, तो उनके अंदर उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण कौशल होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है। हाइपर एक्टिविटी तो फिर एडीएसडी में आ जाता है। पुनरावृत्ति आचरण या व्यवहार होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया के लिए जो है उत्साह होता है। स्वलीनता जो है जिसकी बात यहाँ पे हो रही है, एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। क्या है? यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये व्यापक विकास संबंधी विकार यानी कि पीडीडी नामक बीमारियों के समूह से रिलेट करता है। ये संचार, सामाजिक संपर्क और व्यवहार में एक बिगड़ा हुआ डेवलपमेंट की ये विशेषता कही जाती है इसको। स्वलीनता से ग्रसित विद्यार्थी जो होता है वह विशिष्ट रूप से
पुनरावृत्ति आचरण रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। ये आमतौर पर बचपन में ही प्रकट होता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसको CDC कहते हैं, के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि स्वलीनता से पीड़ित लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वे अत्यधिक प्रयासों के द्वारा सीखते हैं, यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक है वो बहुत एफर्ट करता है तब जाके सीखता है। अगर बहुत एफर्ट करता है फिर वो प्रतिभाशाली कहाँ हुआ, है ना, इसलिए ऑप्शन कट गया यहाँ पे। ठीक है। वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं, नहीं भाई, बच्चा हमारा जो है वह गिफ्टेड है तो वो जानकारी को समझने में अधिक समय नहीं लेगा, ये भी ऑप्शन यहीं पे कट गया। उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, ये तो बात सही है। जो एवरेज बच्चे होते हैं उनसे कहीं ज्यादा क्षमता गिफ्टेड चिल्ड्रन में होती है। उनके विचारों में रचनात्मकता और मौलिकता की कमी होती है, नहीं, कैसे हो सकता है? जब बच्चा गिफ्टेड है, प्रतिभाशाली बच्चा है, उसके अंदर तो रचनात्मकता मौलिकता कूट कूट के भरी होगी। ठीक है, इसलिए ये भी ऑप्शन कट जाता है। राइट क्या है? उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है सीखने की। जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं वो एवरेज बच्चों से कहीं ज्यादा क्षमता रखते हैं सीखने की। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है रचनावाद किसका समर्थन करता है? जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ये एडवोकेट्स किसकी वकालत करता है? शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन की वकालत करता है या फिर शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति का समर्थन करता है? पहले से अर्जित ज्ञान के पुनरुत्पादन का समर्थन करता है? रटकर याद किए गए ज्ञान के प्रदर्शन का? नहीं, रटकर याद, जहां रटकर मिल जाए वहां तुरंत उसको हटा देना। पहले से अर्जित ज्ञान के पुनरुत्पादन का समर्थन करता है? नहीं, यह जो है शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का समर्थन करता है कि जो बच्चे हैं वो नए ज्ञान का सृजन करें, कैसे सीखें, यही रचनावाद है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए डैश विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। संलग्नता शामिल करने के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए, भेदभाव करने के लिए या फिर अबोधगम्यता के लिए। तो कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए संलग्नता यानी कि शामिल करने के विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कहता है एक समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति। एक कोई समस्या है उसको कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है? यह आपका मौखिकीकरण कहलाता है, अनुरूपात्मक चिंतन कहलाता है, साधन अंत विश्लेषण कहलाता है या कार्यात्मक स्थिरता यानी जड़ता कहलाता है। तो एक समस्या को कई मध्यवर्ती या उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के साधनों का पता लगाना साधन अंत विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, साधन अंत विश्लेषण जिसको जो है मीन्स एंड्स एनालिसिस भी कहा जाता है, एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रमों में समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। ओके, और ऑप्शन इसमें आपका जो सी है वह राइट हो गया। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन आपका ये 12 जनवरी का है। देखिए क्वेश्चन कहता है आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है नगद पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना। ये आंतरिक कहाँ हो गया? आंतरिक तो तब होता है जब हम हमारी अंदर से आवाज आती है, हम अंदर से किसी चीज को सीखने के लिए उत्सुक होते हैं, हमारी खुद की इच्छा होती है। ये तो हम सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए कर रहे हैं, ये आंतरिक नहीं, ये बाहरी हो गया, इसको हटा दो। अपने साथियों की प्रशंसा पाने के लिए, तो ये आंतरिक कहाँ हो गया? तो हम सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए कर रहे हैं ना। आंतरिक वो जो हमारे दिल से निकले, ये भी हटा दो। प्रथम स्थान पर आने के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना, ये तो सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं
कि हम खाली बस प्रथम स्थान हमें कैसे भी मिल जाए, ये भी हमारी आंतरिक नहीं है। अगला क्वेश्चन, जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना, हमारी अपनी जब जिज्ञासा, जब क्यूरियोसिटी होती है, जब हमारा दिल कहता है किसी काम को करने के लिए, वो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, वो हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है? अधिक से अधिक जोखिम उठाने की, विकर्षणों यानी व्यवधान का न्यूनतम होना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज कर देना। नज़रअंदाज हमने कहा था हम कभी किसी को नहीं करेंगे। फिर हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट ये रहेगा कि कह रहा है कि एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण में किसकी आवश्यकता है? तो इसमें जो है ना तो जोखिम की आवश्यकता है, ना तो नज़रअंदाज करने की आवश्यकता है। इसमें आवश्यकता है तो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कम करने की। जितने कम से कम डिस्ट्रैक्शंस होंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो अंतःक्रिया है वो हो पाएगी। टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में एक संपर्क स्थापित हो पाएगा यदि डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहेंगे तो। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है विकास के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? विकास के संदर्भ में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? विकास पूर्ण रूप से, केवल, जहां केवल लग जाए वहां तुरंत अब रुक जाना और फिर आंसर को बहुत ध्यान से पढ़ना, 99% वो गलत होगा। केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है? नहीं, डेवलपमेंट जो है वो केवल आनुवंशिकता का नहीं, अरे ये तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का परिणाम है। जहां भी आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों साथ साथ मिलेंगे तभी आंसर आपका राइट होगा। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे कट जाता है केवल की वजह से। अगला है विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, क्या ये बात सही है? या फिर जो विकास का क्रम है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है? अगला पॉइंट कहता है विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है? नहीं, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है? हाँ, ये एक ऑप्शन हमको सही मिला कि जो विकास है वह हमारा क्या होता है? विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। विकास क्या होता है? विकास सिर से पांव की तरफ बढ़ता है। ठीक है, इसको मस्तिकाधोमुखी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? सिर से पांव का मतलब पहले बच्चे का सिर डेवलप होता है, फिर धड़, हाथ और फिर लास्ट में उसके जो है पैर डेवलप होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, एक से एक बढ़ करके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए, प्राथमिक कक्षा, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कक्षा 1 से 5 तक हैं, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक या संस्था है? ये क्वेश्चन भी आपका 11 जनवरी का है, मतलब हर एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा समाजीकरण से रिलेटेड। प्राथमिक समाजीकरण का कारक क्या है? निकटतम परिवार, या फिर सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन, मुद्रित संचार। तो इसमें आपका प्राथमिक समाजीकरण की जो संस्थाएं होती हैं उसमें आपका क्या आता है? माता पिता, घर परिवार, पास पड़ोस, नातेदारी, मित्र मंडली आपकी जो है वो सभी आपके मित्र भी प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो निकटतम परिवार होता है आपका, इमीडिएट फैमिली होती है, जिसमें आपके माता पिता, घर परिवार, पास पड़ोस, नातेदारी, रिश्तेदारी, दोस्त, ये सब आ जाते हैं निकटतम परिवार के अंतर्गत। वहीं पे अगर द्वितीय में चले हम तो उसमें हमारा जो मीडिया है, जो हमारे मंदिर हैं, जो किताबें हैं, जो पत्र पत्रिकाएं हैं, वो सभी आपके समाजीकरण की द्वितीय संस्था के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जीन पियाजे आपको मिल गए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं? किस अवस्था में आकर के बच्चे? तो यहाँ पे बच्चे जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है यहाँ पे बच्चा 7 से 11 साल का हो रहा होता है। ओके, जो संवेदी गत्यात्मक अवस्था है ये आपकी 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, ये आपकी जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। और जो तीसरी अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है वह 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है, जिसमें बालक चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर रहा होता है।
जो औपचारिक संस्था है अवस्था है, इसमें बच्चा 11 से 15 वर्ष तक का होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में, कहाँ, हमारे मौजूदा स्कीमा में, स्कीमा क्या होता है, बच्चों के मस्तिष्क में जो भी चीज़ें पहले से डेवलप होती हैं और बच्चा पहले से अपने मस्तिष्क में उपस्थित जो चीज़ें हैं उनका उपयोग धारणा विकसित करता है, तो वो स्कीमा कहलाती है। और भी डीप में आप इसको समझेंगे, मौजूद स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, उसको एसिमिलेशन कहते हैं, उसको समावेशन कहते हैं। जैसा क्वेश्चन कह रहा है, आइए इसको समझते हैं, डीपली समझते हैं। जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी बच्चे का जो स्कीमा है उसमें जो अनुभव उसने ले रखे हैं, यानी कि जो अनुभव उसको है वह उसमें लगातार सम्मिलित करता जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को आत्मसातकरण कहते हैं। कैसे, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। मान लीजिए बच्चे ने एक डॉग देखा, ठीक है, ये बच्चे ने आपसे पूछा ये क्या है, आपने बताया कि यह कुत्ता है, इसके 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है और ये ब्लैक होता है और ये भौंकता है, ठीक है, और तो ये क्या है, ये कुत्ता है। फिर कुछ दिन बाद बच्चे ने इस कुत्ते को देखा, तो देखा कि अरे यार ये कौन सा जानवर है। फिर उसने मतलब ये क्या जानवर है, कुत्ता है, अगर कुत्ता है तो फिर ब्लैक नहीं है। फिर उसने देखा कि यार 2 कान इसके भी हैं, 4 पैर इसके भी हैं, पूंछ भी है और ठीक वैसे ही भौंक रहा है जैसे वो भौंक रहा था। तो बच्चे ने दिमाग लगा लिया कि हाँ इसका मतलब है ये भी कुत्ता ही है। इसको आत्मसातकरण कहते हैं। उसने जो उसके दिमाग में पहले से फिट था, जो उसके दिमाग में जो अनुभव उसने पहले से इस कुत्ते के बारे में ले रखा था, इस डॉग के बारे में, वो उसमें अब उसने कुछ चेंजेस किए, ठीक है, उसमें उसने और जोड़ लिया पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ। ये नया ज्ञान उसके लिए हो गया, तो ये पुराना ज्ञान इसके साथ इसने जोड़ लिया कि यार ये जो मैंने देखा था ये भी कुत्ता ही है और कुत्ता ये भी है, डॉग ये भी है। इसी को एसिमिलेशन कहते हैं, यानी कि अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लेना। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, और इसके बाद समायोजन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पूर्व अनुभव में जो अनुभव बच्चे ने पहले देखा कि हाँ उसने 2 प्रकार के डॉग देखे थे, फिर उसने तीसरी बिल्ली को देखा। अब वो बिल्ली को देख करके कह रहा है ये कौन सा जानवर है। पहले वो उसको कुत्ता समझ लेता है, पहले वो इसको डॉग समझ लेता है, लेकिन जब देखता है कि ये तो म्याऊं म्याऊं करती है, वो तो भौंकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये दूसरा जानवर है, यानी कि ये बिल्ली है। तो परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ये समायोजन कहलाता है। बात समझ में आ गई आपके? तो इसमें आपको आंसर क्या राइट बताया था हमने, इसको क्या कहते हैं, समावेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन कहता है, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देख करके, एक कोई विद्यार्थी वो बेचारा सवाल लगा रहा है, बड़ा जूझ रहा है, सवाल लग नहीं रहा उससे, जूझते देख करके उसकी जो टीचर है उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ हिंट देने का निर्णय लेती है कि ये सवाल इसको बहुत टफ लग रहा है, लगा नहीं पा रहा है, चलो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सरल कर देते हैं और कुछ इसको हिंट दे देते हैं, बात खत्म है। ठीक है, फिर हो सकता है बच्चा कर ले, वो ऐसा डिसीजन लेती है। लेविगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहते हैं? अरे भाई इसी को तो उन्होंने स्कैफोल्डिंग कहा है, इसी को तो उन्होंने पाढ़िया ढांचा कहा है, यानी कि हमारी कुछ हेल्प करने से अगर बच्चा आगे बढ़ जाए, हमारी कुछ हिंट देने से बच्चे की हेल्प हो जाती है, उसी को पाढ़िया ढांचा कहा है। लेविगोत्स्की ने क्या कहा है? स्कैफोल्डिंग कहा है। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है स्कैफोल्डिंग के बारे में, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प यानी कि जो कुछ समय के लिए गाइडेंस दिया जाता है उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, उसको पाढ़िया ढांचा कहते हैं। ये बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, पहले आप भी क्या करते हैं, उस बच्चे की साइकिल को पीछे से पकड़ते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। देखिए हेल्प कर रहा है और धीरे धीरे बच्चा साइकिल देखो दौड़ा ले गया, बच्चा साइकिल चला ले गया, आप पीछे ही रह गए। ठीक है, या पहले आपने थोड़ी सी हेल्प, पहले बच्चा साइकिल बिल्कुल नहीं चला पा रहा था, आपने जैसे ही थोड़ी सी हेल्प क्या कर दी, बच्चा चलाना सीख गया। यही तो स्कैफोल्डिंग है, आपने टेम्पोररी हेल्प की, टेम्पोररी कुछ समय के लिए उसको गाइड किया और बच्चा जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले गया, अपने सवाल को लगा ले गया। अगला क्वेश्चन कहता है लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया? हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का उपयोग किया,
कागज कलम आधारित परीक्षा का उपयोग किया या फिर ड्राइंग्स का या फिर रिपोर्ट कार्ड्स का? तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया था, उन्होंने एक तो कहानी हिंज की कहानी लॉरेंस कोहलबर्ग से जुड़ी हुई है, ठीक है, जिसमें वो दवाई चुराता है, उसकी वाइफ मर रही होती है, उस कंडीशन में फिर वो बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते, हमें रेड लाइट कब क्रॉस करनी चाहिए, अगर अपने मित्र की जान जा रही है, पानी में डूब रहा है, क्या हमें फिर भी उसको बचाना चाहिए? इस तरीके की हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को का उपयोग किया उन्होंने, किसके लिए? नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए। किसके लिए? नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए उन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का यूज किया, उपयोग किया। मैं आपको बताता चलूं, ये हैं आपके लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, ठीक है। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने हिंज की स्टोरी को भी पूरी तरीके से हमने इसमें समझाया हुआ है, ठीक है। इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने दो बातों पर बल दिया। एक तो उन्होंने नैतिक दुविधा की बात की, दूसरी उन्होंने नैतिक तर्कणा की बात की। नैतिक दुविधा में उन्होंने ये कहा कि अगर हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं करेगा तो वाइफ मर जाएगी उसकी, है ना, तो क्या इस कंडीशन में उसको चोरी करनी चाहिए? उन्होंने जब बच्चों से ये बात पूछी क्या करना चाहिए, और फिर अगर हमारा मित्र पानी में डूब रहा है क्या फिर भी हमको बचाना चाहिए, यानी कि इसमें हमारी भी जान जा सकती है, अगर हम उसको बचाने जाएंगे क्या फिर भी हमको उसकी सहायता करनी चाहिए? इसको उन्होंने डिलेमा कहा, इसको उन्होंने धर्म संकट कहा। और दूसरी बात नैतिक तर्कणा, यानी कि सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में जो शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जिसे हिंज ने चोरी को चुना, इसको नैतिक तर्कणा कहा गया। तो ये होती हैं आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, जिसका उपयोग लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किया था। क्वेश्चन कहता है रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? रचनावाद का समर्थन करने वाले जो है वो बाल केंद्रित पाठचर्या को महत्व देते हैं। किसको? चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को महत्व देते हैं, क्योंकि जो रचनावाद है, रचनावाद का सिद्धांत है जो कहता है कि स्टूडेंट्स केवल पैसिव रूप से जानकारी लेने के बजाय ज्ञान का निर्माण करते हैं एवं छात्र अधिगम की प्रक्रिया में एक्टिव रूप से संलग्न रहता है और अधिगम अधिक प्रभावी हो जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो गया। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है जेंडर प्रमुख रूप से क्या है? जेंडर प्रमुख रूप से डैश निर्मित है। जो जेंडर है और ये आपका जैविक है, सामाजिक है। जेंडर को समाज ने निर्धारित किया है या ये जैविक है, चिकित्सीय है या फिर यादृच्छिक है, आर्बिट्रेरी है? डियर फ्रेंड, यहाँ पे जो आपका जेंडर है, जेंडर प्रमुख रूप से एक सामाजिक निर्मित है। जेंडर क्या है? सामाजिक निर्मित है। अगर यहाँ जेंडर की जगह सेक्स लिखा होता, ठीक है, तो ये आपका जैविक हो जाता, तो ये बायोलॉजिकल हो जाता। लेकिन अगर जेंडर लिखा है तो ये आपका सोशल हो जाएगा, ये आपका सामाजिक हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन सत्र के अंत में किया जाता है या फिर केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है? समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है या फिर केवल विशिष्ट शिक्षक द्वारा ही किया जाता है? आपको बताते चलें, रचनात्मक आकलन को निदानात्मक और उपचारात्मक आकलन भी कहा जाता है। रचनात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर सुचारू रूप से किया जाता है। इस आकलन के द्वारा बच्चों की समस्याओं का निदान और उपचार भी साथ साथ किया जाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन आप समझ गए होंगे, राइट हो जाएगा। समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया से जो बालक ग्रसित है उसका क्या होगा? वो लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होगा। जो बच्चा डिसलेक्सिया से प्रॉब्लम है, जिसको जो बार बार लिखने में दिक्कत कर देता है, पढ़ने में उसको समस्या है, तो फिर निबंध लिखने में कहाँ से वो एक्टिव होगा? बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करता है, पठन सामग्री को बहुत आसानी से कभी नहीं समझेगा, पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। तो जो बच्चा डिसलेक्सिया से संबंधित है, जिसको या तो बी को डी पढ़ देता है, डी को बी पढ़ देता है, गॉड को डॉग लिख देता है, एंड इस तरीके की बहुत सारी मिस्टेक्स करता है, तो वो पढ़ने के लिए अनिच्छुक होगा। क्या होगा? पढ़ने के लिए वो अनिच्छुक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक से एक प्यारे से प्यारे क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है? जो बालक दृष्टिबाधित है, जिसको दिखाई नहीं देता, विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बन जाएगा? रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री उसके लिए बाधक है। ये जो सामग्री है ये बाधक है, या ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें बाधक हैं उसके लिए,
ये बाधक नहीं है, ये तो हेल्पफुल है उसके लिए, ये तो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके लिए। ये उसको दिखाई नहीं देता तो वो सुन करके ही तो काम चलाएगा, ये बाधक नहीं है। ठीक है, ये जो है उसमें क्या कहते हैं उसको, हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। ब्रेल लिपि वाले पुस्तकें उसके काम आएंगी क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है, वो इन पुस्तकों से पढ़ेगा। दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, जी हाँ, वो चीज़ों को देख तो नहीं सकता लेकिन कम से कम उनका मौखिक विवरण तो वो जानेगा। विजुअल एड्स तो उसके काम आएंगे, सॉरी जो वर्बल डिस्क्रिप्शन है वो तो उसके काम आएगा। कौन सा, विजुअल एड्स भले ना काम आए लेकिन जो वर्बल डिस्क्रिप्शन है वो तो उसके काम आएगा। लिखित या मुद्रित जो सामग्री है ये उसके किसी काम की नहीं है। जो रिटन मटेरियल है यह बालक के किसी काम का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, ये सारे क्वेश्चन 11 जनवरी वाले हैं। कहता है निम्नलिखित में से क्या ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, जहाँ पे बच्चे को, जहाँ बच्चा अति सक्रिय हो, जहाँ पर बच्चा हाइपर एक्टिव हो, उसे जानते हो क्या कहते हैं, उसे ADHD का नाम दिया गया है, यानी कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ध्यान अभाव, ध्यान की कमी होती है, बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। ओके, तो इसे क्या कहा गया है, इसे दृढ़ आवेगशीलता कहा गया है, परसिस्टेंट इम्पल्सिविटी कहा गया है इसको। इसमें बच्चा क्या होता है, आवेग में आकर के बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को कर बैठता है। उसका परिणाम क्या होगा, है ना, पॉजिटिव परिणाम निकलेगा, सकारात्मक निकलेगा, नकारात्मक निकलेगा, इसकी चिंता वो नहीं करता, आवेग में आकर के काम को वो कर डालता है। ठीक है, इसी को ADHD कहा गया है। आई होप आप क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, हालांकि बहुत फास्ट चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता ये है, जो बच्चा गिफ्टेड है उसकी क्या विशेषता है, उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है उसके अंदर। बात तो ठीक लग रही है, जो बच्चा प्रतिभाशाली है उसका जो बौद्धिक क्षमता है वह उच्च स्तर की होती है, बात तो ये ठीक लग रही है। रचनात्मकता की कमी नहीं होगी उसके अंदर यार। बाधित संप्रेषण कौशल नहीं, बाधित संप्रेषण कौशल भी नहीं होगा। दूसरों के विचारों की नकल करने की प्रवृत्ति उसके अंदर कहाँ से आ जाएगी, बच्चा प्रतिभाशाली है तो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो ए है वह राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को डैश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को क्या करना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी चीजें लाएं, ऐसे टीचिंग मेथड्स का यूज करें, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करें जो हर तरीके से बाल केंद्रित हों, जिसमें बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि, आवश्यकता, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया हो, ना कि परीक्षा केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। हर एक चीज़ बाल केंद्रित होनी चाहिए। जो विधि आप अपनाएं पढ़ाने की बाल केंद्रित हो, जो शिक्षण सहायक सामग्री यूज करें बाल केंद्रित होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर बाल केंद्रित होना चाहिए। बालक की आवश्यकता, क्षमता, रुचि को ध्यान में रख करके काम करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। क्या यहाँ पे हम जो एनालॉजिकल थिंकिंग है इसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दे सकते हैं। जो फंक्शनल फिक्स्डनेस है, क्या इसके द्वारा हम समस्या समाधान, देखिए फिक्स्डनेस जहाँ आ जाती है, जहाँ स्थिरता आ जाती है, वहाँ हम बढ़ावा नहीं दे सकते, वो चीज़ वहीं पे स्टेबल हो जाती है। या फिर रिस्पॉन्स सेट के माध्यम से, प्रतिक्रियाओं के समुच्चय के माध्यम से, या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, हम बच्चे को डाइवर्जेंट थिंकिंग सिखाएंगे जहाँ बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोच सके। तो किसके द्वारा, एनालॉजिकल थिंकिंग के माध्यम से। ठीक है, एनालॉजिकल थिंकिंग के माध्यम से समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। जिज्ञासा, इसमें आपकी खुद की अपनी जिज्ञासा है, ये आपके अंदर से निकल रही है, क्यूरियोसिटी अपने अंदर से निकलती है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का ही उदाहरण है। आपका अपना खुद का इंटरेस्ट है, दूसरे का ना तो आप यहाँ पे लालच के काम में काम कर रहे हैं, ना तो आप दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए काम कर रहे हैं। ये भी आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा, आपका अपना दिल कह रहा है। स्पष्टता के लिए चाहत, पुरस्कार, आर्ग्यू फॉर क्लैरिटी, स्पष्टता के लिए जो चाहत है ये भी आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। लेकिन पुरस्कार पाने के लिए अगर आप
काम कर रहे हैं सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए, ये आपकी बाहरी हो जाएगी, ये आंतरिक नहीं होगी। इसलिए ये ऑप्शन इसमें जो आपका डी है वह राइट हो जाएगा, ये आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। क्वेश्चन कहता है सीखना अधिक इफेक्टिव होता है, सीखना अधिक प्रभावी होता है जब, कब सीखना अधिक प्रभावित होता है? विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ दिया जाए। जी हाँ, ये तो बात ठीक लग रही है। पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल होगी? नहीं भाई, अगर पठन सामग्री आप अमूर्त कर देंगे, कॉम्प्लेक्स कर देंगे, एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। और दूसरी बात, वो उससे आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों में पढ़ाया जाए। अगर आप चीज़ों को टुकड़ों में पढ़ाएंगे तो बच्चा उसको लंबे समय तक दिमाग में नहीं रख पाएगा। बच्चा उसी टॉपिक्स को दिमाग में रख पाता है जो एक के साथ एक जोड़ करके पढ़ाए जाते हैं, जो समग्र रूप से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित ना की जाए, नहीं करेंगे तो बच्चा बिल्कुल नहीं सीखेगा। हमें पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित करके ही पढ़ाना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जब हम विषय वस्तु को, किसी टॉपिक को बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ देते हैं तो बच्चा बेहतर सीखता है, हमारी टीचिंग इंटरेस्टेड हो जाती है, बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है क्योंकि वह चीज़ें उसके लाइफ से, उसके जीवन से, वास्तविक जीवन से जुड़ जाती हैं। एक अनुकूल या समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक अनुकूल सीखने का वातावरण बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर यानी कि कोलैबोरेशन को बढ़ावा दे, विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए? नहीं भाई, हम विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं क्यों रखेंगे, है ना, गलत है। महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना, बिल्कुल नहीं, बचेंगे नहीं। विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देनी, क्यों नहीं, ऑटोनॉमी क्यों नहीं देंगे हम? ये भी ऑप्शन आपका गलत है। राइट एक ही आपका, विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने से क्या होगा, जो सीखने का वातावरण है वह आपका अनुकूल बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, सकारात्मक बनेगा। एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ से पाता है, कहाँ? अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ विद्यालय से, मीडिया से, माता पिता से या अखबारों से। तो जो एक बालक है अपना प्रारंभिक समाजीकरण का जो पाठ है वो अपने माता पिता से सीखता है, माता ही प्रथम गुरु होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो है उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ओके, निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? ये आपकी संवेदीगामक अवस्था में, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इसमें बच्चा जो है पूछ रहा है कि जैसे जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संज्ञानात्मक जो चरण है आपका कौन सा, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, इस पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। ठीक है, अगर संवेदीगामक अवस्था ये तो 0 से 2 वर्ष होती है, इसमें बच्चा 2 साल का होता है। ओके, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है यह जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस चरण में बच्चे में प्रतीकात्मक विचार डेवलप हो जाते हैं और वस्तु स्थायित्व का गुण भी बच्चे के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? मस्तिष्क में ज्ञान की जो व्यवस्थित, जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? संचालन, स्कीमा, अनैच्छिक सहज क्रियाएं। देखिए बच्चे ने अपने दिमाग में जो संरचनाएं व्यवस्थित कर रखी हैं, जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर उसके दिमाग में बना हुआ है उसको स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको स्कीमा कहते हैं। ठीक है, बच्चे के मस्तिष्क में जो चीज़ें, जो वस्तुएं पहले से ही डेवलप हैं और बच्चा पहले से मस्तिष्क में जो थॉट्स डेवलप हैं उनका उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति स्वयं की एक धारणा डेवलप करता है, यही स्कीमा है। ठीक है, किसी चीज़ के प्रति उसकी खुद की जो अवधारणा होती है, किसके बेस पे? जो उसने पहले से अपने अंदर सेट कर रखा है, जो उसने पहले से अनुभव प्राप्त किया है, उसके माध्यम से जो नई चीज़ के प्रति अपनी खुद की धारणा बनाता है उसे स्कीमा कहते हैं।
आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अधिगम में कॉन्सेप्ट की चर्चा किसने की है? लेवाइगोस्की ने की है। अभी हमने इसका क्वेश्चन आपको विधिवत तरीके से समझाया भी था, ठीक है, जिसमें 3 स्टेज 1 2 3। यहाँ पे बच्चा है, यहाँ पे आप हेल्प करके बच्चे की सहायता कर रहे हैं, ये उसका फ्यूचर है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा काम कर सकता है, यहाँ हेल्प के माध्यम से काम कर सकता है, और यहाँ बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, और जो प्रेजेंट टाइम में कर सकता है। इन दोनों के बीच का ये जो अंतर है ना, यही आपका ZPD कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेवाइगोस्की स्पष्ट रूप से के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। किसके इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं? चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए जो आपके लेवाइगोस्की हैं वह कल्चर की महत्वता पर जोर देते हैं, वो संस्कृति के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं, ठीक है। लेवाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और ये जो है बच्चे के लर्निंग में समाज और संस्कृति, भाषा को बहुत इंपॉर्टेंट रोल देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कशन न करने के बावजूद भी बहुत डिस्कशन हो जाता है, हम चाहते हैं बहुत फास्ट आपका रिवीजन कराएं। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक सीक्वेंस जो है सुझाया था, बताया था? तो वो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग थे। कौन थे? लॉरेंस कोहलबर्ग थे, जिन्होंने अपने जो है कि 3 स्तर बताए थे, 3 स्तर और 6 स्टेजेस बताई थी इन्होंने, ठीक है। और जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के माध्यम से इन्होंने इसका आलोचनात्मक अध्ययन किया था, किसका? नैतिक तार्किकता का, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है? पक्षपाती मापदंड, जिसको बायस्ड नॉर्म्स कहते हैं, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सांस्कृतिक संवेदनशीलता में को ध्यान में रखना, या फिर बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। देखिए, कहता है कि बुद्धि लब्धि परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है? तो इसको आलोचना करने का आधार यही है कि जो पक्षपाती मानदंड होता है, जो बायस्ड नॉर्म्स होते हैं, उसके माध्यम से। पक्षपाती मानदंड काफ़ी हद तक आपके पूर्वाग्रह से जुड़ा होता है, यही आधार है इसकी आलोचना। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी की है, जबकि गुणात्मक आकलन का प्रयोग हो गया, या चाहे आपका सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना हो गया, और बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करने से बच्चे सहज रूप से, सकारात्मक रूप से सीखते हैं और अभिप्रेरित भी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, वह विविधता के साथ है। प्रक्रिया में डैश है, एक समस्या है, संसाधन है, रुकावट है, बाधा है। देखिए, हमारे कक्षा में अलग अलग जाति के, धर्म के, समूह के, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग प्रकार से सीखने वाले, मंदबुद्धि, जड़ बुद्धि, एवरेज बच्चे, प्रतिभाशाली, है ना, हर प्रकार का बच्चा आता है। तो ये एक डाइवर्सिटी होती है हमारे क्लास में। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? समस्या नहीं है, रुकावट नहीं, बाधा नहीं, ये संसाधन है। क्या है? रिसोर्स है, एक संसाधन के तौर पर हमें इसको देखना चाहिए। ऑप्शन बी इसीलिए आपका राइट हो जाता है। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं, या अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालयों में ही पढ़ाना चाहिए, या फिर विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील हाइपर एक्टिव होते हैं, विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे जो होते हैं, जिनको कोई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, वो विद्यार्थी अपने शैक्षिक सामर्थ्य जो उनकी है, जो उनकी एकेडमिक स्ट्रेंथ है, और जो चैलेंजेस उनके लिए हैं वो अपने अलग अलग हो सकते हैं। लर्निंग डिफ़िकल्टीज तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें अंतर हो सकता है। किसी की शैक्षिक सामर्थ्य थोड़ी कम हो, थोड़ी उससे किसी की थोड़ी ज़्यादा हो, किसी की और ज़्यादा हो, किसी की बहुत कम हो, इसमें भी अंतर हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, कमतर दृष्टि से जूझते। कमतर दृष्टि का मतलब है बच्चे को दिखाई नहीं पड़ता है। विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद होने चाहिए। इन विद्यार्थियों का
पृथकीकरण किया जाए। ऐसा नहीं कि अगर आप सेग्रीगेशन कर दें, सेग्रीगेशन जो है ना ये सीटेट के लिए टेट के लिए निगेटिव वर्ड है, ठीक है। ये ऑप्शन जिसमें सेग्रीगेशन है वो कभी सही नहीं हो सकता ऑप्शन। बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थिर कर दिया, मतलब एक तो उसको दिखता नहीं है, ऊपर से आप बोर्ड से बहुत दूर उसको बैठा दोगे, ये कहाँ का सोल्यूशन हुआ, ठीक है, ये कट जाएगा। इसमें आप सेग्रीगेशन कर रहे हैं, पृथक्करण कर रहे हैं, अलगाव कर रहे हैं, इसलिए कट जाएगा। केवल इसमें ओनली लग गया, हमने बार बार कहा जहाँ ओनली लग जाएगा वहाँ आप रुक जाएंगे, बड़े दिमाग से उसका आंसर करेंगे। केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा पाठ ही पढ़ाया जाए, मतलब जिसमें सिर्फ दृश्य हो, विजुअल प्रेजेंटेशन हो, भाई उसको दिख नहीं रहा यार और आप उसको दिखाए जा रहे हो, ठीक है, तो कहाँ से आंसर आपका ये राइट। ये तीनों ऑप्शन आपके कट गए, एक ही बचा। कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद होने चाहिए, एप्रोप्रिएट एसिस्टिव डिवाइसेस होनी चाहिए जिससे बच्चा सीख सके, जैसे ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चे को सिखाओ, सुनने वाली यानी कि जो श्रव्य सामग्री हो बच्चे के लिए उचित मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए जिससे बच्चा प्रॉपर सुन पाए। इन सब चीज़ों की व्यवस्था क्लास में होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना। हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, जिसको ADHD कहा गया है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, हाइपर एक्टिव वाले जो बच्चे होते हैं, वो आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, यानी कि ये जो है आवेग में आकर के किसी भी कार्य को फटाफट कर देते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। बात इसमें ऑप्शन ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन इस निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है। इसमें कौन सी ऐसी युक्ति है, कौन सी स्ट्रैटेजी है जो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का एक इफ़ेक्टिव जो है क्या है रणनीति है। जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए उन बच्चों को। बहुत आसान सरल सवाल पूछना, बच्चे प्रतिभाशाली हैं, आप उनसे आसान और सरल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, नहीं बात बनी। स्वचनित जो सेल्फ इनिशिएटेड उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंप देना चाहिए, या फिर उनमें उनसे सफलता की निम्न उम्मीद रखना। बच्चा प्रतिभाशाली है, उम्मीद आप उनसे निम्न रख रहे हैं, निम्न क्यों, उच्च उम्मीद रखिए। ये भी ऑप्शन कट गया आपका, ठीक है। ये कट गया आसान सरल की वजह से, ये कट गया आपका निम्न उम्मीद नहीं हम उच्च उम्मीद रखेंगे। ये आपका कट गया कि बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसको सिर्फ अतिरिक्त समय देने से काम नहीं चलेगा, उसको सेल्फ इनिशिएटेड उच्च क्रम चिंतन काम देना चाहिए, क्योंकि बच्चा हमारा कैसा है, प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर होती है। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी सबसे अधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं। केवल पाठ्यपुस्तकों के द्वारा, केवल अध्यापक द्वारा कहे शब्दों को दोहराकर, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा, या फिर निष्क्रिय नकल द्वारा। ध्यान रखिए बच्चा अगर ऑप्शन में केवल लगा है तो ऑप्शन कट जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, कट जाएगा। बच्चा कभी भी पैसिव नहीं होगा, बच्चा हमेशा एक्टिव होकर के ही सीखेगा। तीनों ऑप्शन सीधे सीधे सिंपल से कट गए। बच्चा बेहतर तरीके से तभी सीखता है जब वो अपने वास्तविक जीवन से चीज़ों को जोड़ पाता है, अपने आस पड़ोस अपने समाज से वो इंटरेक्ट कर पाता है, तभी वो सीख पाता है। अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा बच्चा जो है बेहतर तरीके से सीखता है। मुझे लगता है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड क्लास केसरी अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान में सहायक है, या फिर अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र और केवल पुनरुत्पादन में सहायक है। केवल लग गया, ऑप्शन हटा दो। अध्यापक केंद्रित, देखिए अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकें, किताबें, पढ़ाने का तरीका, ये सभी अध्यापक केंद्रित नहीं चाहिए, हमको बाल केंद्रित चाहिए, ठीक है। प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन में सहायक है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।